और इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। संजय सिंह के घर पर पहुंची है ईडी की टीम। आप सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी का छापा और ये तस्वीरें संजय सिंह के घर के बाहर की, और वहां पर तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरह से टीम वहां पर पहुंची है, छापा पड़ रहा है। और ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट फिलहाल आपको दे रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी ये तस्वीरें बाहर की देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब टीम वहां पर पहुंची थी। अंदर टीम की मौजूदगी फिलहाल आपको नजर आ रही होगी और साथ ही में बाहर सुरक्षा का पहरा भी आपको नजर आ रहा होगा। संजय सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें, ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए और भी जानकारी आपको देंगे, पर जो फिलहाल ये बड़ा अपडेट है, आप सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए इसके बाद में तमाम बयानबाजी जरूर होगी, रिएक्शन जरूर आएंगे, पर ये बड़ी जानकारी इस वक्त। संजय सिंह के घर पर ईडी की टीम पहुंची है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आम आदमी पार्टी से जुड़ा ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ी खबर। और पहले ही दो बड़े चेहरे यानी कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले भी जुडिशियल ट्रायल फेस कर रहे हैं। और इसी पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी केशव झा इस वक्त मौजूद हैं। केशव, संजय सिंह के घर पर ईडी की टीम पहुंची है, क्या जानकारी, क्या ये पूरा मामला? जी देखिए, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनके सरकारी आवास नॉर्थ एवेन्यू में ईडी की टीम पहुंची है सुबह सुबह। और इस वक्त जो ईडी की रेड है वो संजय सिंह के आवास पर चल रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह उसी आवास के अंदर मौजूद हैं और ईडी की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले दिनों जब लीकर घोटाले की जाँच चल रही थी, जब ईडी इसकी जाँच कर रही थी, तो उस दौरान जो कई गवाह थे, उन गवाहों के द्वारा संजय सिंह का भी नाम लिया गया था। उसके बाद इससे पहले भी एक बार ईडी की टीम जो है संजय सिंह के आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची हुई थी। और आज एक बार फिर से ईडी की टीम संजय सिंह के सरकारी आवास पर पहुंची है उनसे पूछताछ करने के लिए जो दिल्ली में लीकर घोटाला हुआ है उसमें उनका क्या रोल था, क्योंकि ऑलरेडी जो मनीष सिसोदिया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, वो ईडी के गिरफ्त में है, वो जेल में है। और इस घोटाले और इससे पहले उनके करीबियों के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई हुई ही थी। केशव, इस बार संजय सिंह के आवास पर ये ईडी की टीम पहुंच गई है, तो चलिए जी बिल्कुल एक बार फिर से पहुंची है ईडी की टीम। इससे पहले भी पहुंची थी। लीकर घोटाला में उनका नाम कई गवाहों ने लिया था जब जांच चल रही थी मनीष सिसोदिया के ऊपर, तो उस दौरान कई गवाह से जब पूछताछ कर रही थी ईडी की टीम, तो उस दौरान संजय सिंह का भी नाम लिया गया था। इसी क्रम में ईडी की टीम इससे पहले भी पूछताछ के लिए संजय सिंह के सरकारी आवास पर पहुंचे थे। और एक बार फिर आज सुबह सुबह जो ईडी की टीम है वो संजय सिंह के सरकारी आवास नॉर्थ एवेन्यू पर पहुंचे हैं, जहाँ पर केशव आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। आम आदमी पार्टी क्या कहती है, संजय सिंह की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए अब बात कनाडा की जीडीपी की होगी। भारत की अगर बात करते, देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि भारत सख्त है और ट्रूडो नरम पड़ रहे हैं। भारत ने कनाडा को अल्टीमेटम दिया है, 10 अक्टूबर तक 40 राजनयिकों को बुलाया है कनाडा। भारत की सख्ती के बाद में बैकफुट पर आ गए ट्रूडो ने कहा कि भारत से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते। कनाडा की जीडीपी गिर गई है, सबसे निचले स्तर पर है स्टॉक्स। विदेश नीति और आर्थिक मोर्चे पर फेल साबित हो रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे थे कि आपको याद होगा कि ये विवाद तब शुरू होता है जब निज्जर की हत्या के बाद में हत्या का जिम्मेदार ट्रूडो भारत को ठहराते हैं और उसके बाद भारत खुले तौर पर उसका विरोध करता है। और हर मंच पर, चाहे आप देखिए, आप जब विदेश मंत्री की बात करते हैं जयशंकर, जहां पर भी जाते हैं वहां पर वो लगातार इस बात का विरोध करते हैं और कहते हैं कि पहले सबूत तो दीजिए, आप सबूत देंगे तो आप इस बात को कह सकते हैं। देखिए अब मेरे पास हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में लिखा हुआ है फ्रंट पेज पर ही, कनाडा के जो 41 राजनयिक हैं उनसे भारत छोड़ने को कहा है, यहाँ पर इसको जगह मिली है। इसके अलावा आपकी बात करें, आपके अखबार में क्या जिक्र है इसका? और बिल्कुल देखिए बात की जाए, क्योंकि लगातार इस बात पर चर्चा हुई जा रही है, लगातार जैसे हेडलाइंस भी हम दे रहे थे, ऐसे में देखिए अगर कनाडा के आरोपों की बात की जाए, क्योंकि पूजा दो तेवर हम देखते हैं। एक तरफ जो आपने कहा कि नरम और नरम, हाँ, उसके बाद में हमने देखा था कि आरोप लगाना और उसके बाद में वही तेवर नरम पड़ जाना, यानी कि पहले आप आरोप लगाते हैं और उसके बाद में आप कहते हैं कि भारत से हम तो रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं। और ऐसे में इसका खामियाजा भी अब देखने को मिल रहा है। हालांकि अब लगातार प्रयास ट्रूडो की तरफ से यही किए जा रहे हैं कि भारत के साथ रिश्ते उनके अच्छे हो जाए। कनाडा के आरोपों को लेकर चिंतित है अमेरिका। वहीं देखिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट भी इसको लेकर के सामने आ चुका है। ट्रूडो के आरोपों को लेकर चिंता बनी हुई है। कनाडाई सहयोगियों के संपर्क में है यूएस, जांच हो और दोषियों को सजा मिले, बात कही गई है। और देखिए साथ ही में देखिए भारत से कनाडाई जांच में सहयोग की अपील भी लगातार की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि आगे की तस्वीरें क्या होती है। प्रिया
बिल्कुल, ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त जो रिश्ते हैं उसमें खटास तो देखने को मिल रही है। और इस बीच अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने करते हैं कि झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का 5वां नोटिस मिल चुका है। सीएम सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए आज बुलाया है। सीएम सोरेन के ईडी कार्यालय जाने पर संशय हालांकि अभी भी बरकरार है। जमीन घोटाले मामले में सीएम सोरेन का ईडी को नोटिस मिला है और ऐसे के अंदर देखिए अब वो जाते हैं नहीं जाते, इसके ऊपर पूरा लगातार अभी असमंजस की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। जाहिर सी बात है, हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी के लगातार समन आ रहे हैं और ये 5वां नोटिस है झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। सीएम सोरेन को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। हेमंत सोरेन को ये 5वां नोटिस मिला है जिसमें उनको फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जमीन घोटाले मामले में सोरेन को ईडी का नोटिस है और इसको लेकर देखिए तमाम तस्वीरें भी बार बार सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन आरोप लगाते हैं कि उनके ऊपर ईडी का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी सरकार झुकने वाली नहीं है। हेमंत सोरेन के ईडी कार्यालय जाने पर भी लगातार संशय बरकरार है। तमाम और भी बड़ी खबरें हैं जिनका जिक्र बार बार हो रहा है और वो है सबसे पहले मध्य प्रदेश में मामा का इमोशनल होना। पार्टी ने रेड सिग्नल दे दिया, भावुक हो गए सीएम शिवराज सिंह चौहान। चुनाव से पहले बड़ा सिग्नल दिया। सीहोर में मंच से जनता से पूछा सवाल, चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। 1 अक्टूबर को भी सीहोर में भावुक हुए थे, तब तो उन्होंने कहा था कि बड़ा याद आऊंगा। देखिए, एक तरफ मंच पर पहले बोला कि बड़ा याद आऊंगा, फिर दूसरी बार जब मंच पर है सीहोर में तो ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। देखिए, मध्य प्रदेश में बड़ा क्लियर हो चुका है कि किसी के भी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। पीएम मोदी को आपने सुना होगा, पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है चुनावी राज्यों के अंदर कि अगर कोई चेहरा है तो वो कमल है। जिसके बाद ये तो स्पष्ट है कि चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, वहां पर इन नेताओं को सिग्नल मिल चुका है कि चेहरा आप नहीं होंगे, चेहरा कमल होगा। कमल का मतलब चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और उन्हीं के नाम पर ही वोट मांगा जाएगा। अब ऐसे में बार बार शिवराज सिंह चौहान इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी आपने वो तस्वीर देखी जब सीहोर के अंदर वो ये कहते नजर आते हैं कि चुनाव भी लड़ूं कि ना लड़ूं। इससे पहले बात करते हैं तो देखिए, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने पूछा था कि जब चला जाऊंगा बड़ा याद आऊंगा। इस बार पूछ रहे हैं कि मैं चुनाव भी लड़ूं या ना लड़ूं। जरा ये 2 बार जब वो इमोशनल हुए वो तस्वीर देखिए। चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे चुनाव यहां से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? मेरे भाइयों, ऐसा भैया मिलेगा नहीं। जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। बताओ, कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? बोल का बताओ, होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। और चलिए अब आपको बताएंगे असम सरकार का बड़ा फैसला। मुस्लिमों की सामाजिक स्थिति का सर्वे होगा, मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति का भी सर्वे होगा। इसके अलावा असम में 11 जिलों में 52 से 99% तक मुस्लिम हैं। बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। 1040 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और ऐसे के अंदर बड़ा फैसला। और प्रिया, याद होगा क्योंकि कल आप ही जिक्र कर रही थी उसको लेकर के, जब उनका बयान भी इस चीज को लेकर के सामने आया था। जी, और उसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को मुस्लिमों की यानी कि मियाँ जी की ज़रूरत नहीं, और ये बंगाली भाषी मुसलमानों को मियाँ जी कहा जाता है। लेकिन अब हेमंत सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हालांकि इस पर देखना होगा कि किस तरीके से सरकार आगे बढ़ती है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं यूपी की, जहाँ पर देवरिया हत्याकांड में अब इंसाफ की बारी है। देवरिया हत्याकांड में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोहे की रॉड, फावड़ा और डंडे मिले हैं। सत्य प्रकाश दुबे के बेटे से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सवाल पूछते ही फपक फपक कर रोने लगा वो मासूम। प्रेम यादव के घर की पैमाइश पूरी हो चुकी है। बुलडोजर एक्शन की बारी है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद संजीदा नजर आ रहे। लगातार वो अधिकारियों के संपर्क में भी हैं और ये भी उन्होंने कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वो पीड़ित परिवार से ही मिलते हुए नजर आए। इंसाफ का उन्होंने पूरा भरोसा दिया है। और देखिए, इस बीच बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा भी है। सीएम योगी ने मातृभूमि योजना की यहाँ पर जानकारी दी है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। सीएम योगी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, 2 खबरें इस वक्त आपको बता रहे हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई हैं, जिसका जिक्र हमने किया। पहला,
वो अकेला जो बच्चा बचा उससे मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और किसी भी मुख्यमंत्री को इतना संवेदनशील तो होना ही चाहिए। आपने देखा कि वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उस बच्चे से मिलने पहुंचे, उसका हालचाल जाना, पपक कर रोने लगा बुरी तरीके से, क्योंकि सबको उसने खो दिया। इस बीच जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री का हाथ उसके सर पर होगा तो वो भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएगा। इस बीच देखिए छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना, सीएम भूपेश बघेल ने इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया है। इंजीनियरिंग मेडिकल के एंट्रेंस की फी में भी तैयारी। 10वीं में 60% पाने वाले छात्रों को कोचिंग मिलेगी, 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को फ्री कोचिंग मिलेगी। तो यहां पर देखिए इस योजना का आगाज किया गया है। 12वीं में जो पढ़ने वाले छात्र होंगे उनको फ्री कोचिंग मिलेगी और सीएम भूपेश बघेल ने इसका ऑनलाइन ही शुभारंभ किया है। यानी बच्चों की स्टडीज में कोई भी हर्डल्स ना हो, कोई परेशानी ना हो। इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने वाले, खासतौर पर 10वीं में 60% पाने वाले छात्रों को यह कोचिंग मिलेगी। 12वीं में जो पढ़ने वाले छात्र होंगे उनको फ्री कोचिंग मिलेगी। देखिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत के गांव सिसाना की गौशाला पहुंचे हैं, जहां सीएम ने कहा कि गौ सेवा हमारी सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, जिसका वर्णन इतिहास में भी मिलता है। गोमाता का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के समय से मिलता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाने के समय में गौ माता का अभिषेक करवाया था और उसी दिन गोपाष्टमी के दिन के रूप में ये पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए तस्वीर आपको साझा करेंगे जब वो वहां पर पहुंचे थे, गो पूजा की उनके द्वारा की गई थी। इसके ऊपर एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के गांव सिसाना की गौशाला में आयोजित 121वें वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर सिसाना गौशाला को इसी साल में 51 लाख रुपए बतौर अनुदान देने की भी घोषणा की और कहा कि इससे पहले भी 42 लाख रुपए इस गौशाला को अनुदान राशि के रूप में दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस गौशाला में 7,000 तक गौवंश के लिए अनुदान दिया जाएगा। 7,000 से ऊपर के 1,000 गौवंश के लिए सिसाना में ही 16 एकड़ में स्थापित शेड के लिए 70 लाख रुपए भी गौशाला को दिए जाएंगे। गौ सेवा आयोग की तरफ से 25 एकड़ में अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें देसी नस्ल की गाय की प्रजाति को आगे बढ़ाने गौमूत्र और गोबर पर शोध केंद्र बनाया जाएगा। ये जो गौशाला है धर्मार्थ गौशाला सिसाना की, मेरा बहुत इसके साथ पुराना संबंध है। मेरा पहले कई बार आया हूँ मैं यहाँ, और यहाँ हमने आज सारी योजनाएं गौशालाओं के संबंधित, जो खास करके बेसहारा पशुधन बाहर घूमता है उसको, सबको, हर जिले को उससे मुक्त करना है। तो बड़ी योजनाएं हमने नई गौशालाओं की जो बनाई है उसमें मुझे खुशी है कि इन्होंने भी 1,000 पशुधन के एक नया पोर्शन बढ़ा करके उसमें लेंगे। उसका हम पूरा अनुदान शेड के लिए, चारे के लिए वो भी देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिसाना गौशाला में गायों को ग्रास खिलाकर उनकी सेवा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गाय का दूध हम सबके लिए बहुत ही लाभकारी है। उन्होंने सिसाना गांव की गौशाला की तारीफ की। कहा इस गौशाला को 1902 में पंडित हरनाथ ने स्थापित किया। 1978 में 61 गांव की पंचायतों ने इस गौशाला को चलाने के लिए अपना योगदान दिया। सरकारी अनुदान भी गौशालों को कई बार दिए जा चुके हैं। सीएम ने सभी से आह्वान किया कि वो अपनी गौशालाओं में गौवंश का पूरा लेखा जोखा रखें, ताकि उसी आधार पर अनुदान भी सरकार दे सके। कुछ गौशालाएं थी, 215 से 649, यानी 3 गुना से ज्यादा हो गई और ये भी बढ़ रही है आगे। हम इसको बढ़ाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं और कोशिश करने का कारण ये है कि आज लगभग 4 लाख पशुधन ऐसा है जो सड़कों पर फिरता है। कोई उनकी देखभाल नहीं होती, पन्नी खाती हैं, प्लास्टिक खाती हैं। ठीक है, कोई श्रद्धालु परिवार के घर के सामने खड़ी हो जाए तो एक
ग्रास रोटी का भी उनको मिल जाता है, कहीं थोड़ा चारा मिलता है, लेकिन ज़्यादा घूमती फिरती सड़कों पर गंदगी में घूमती रहती हैं और कई बार एक्सीडेंट होते हैं। उस एक्सीडेंट के कारण से जान चली जाती है। इन सब की चिंता सबको है, आपको भी है, हमको भी है। उसमें से हमने ये तय किया कि जितनी हमारी गौचरान की जमीनें हैं किसी भी पंचायत की कहीं भी, उन सबको कहा है कि गौशाला चलाने वाली जो संस्थाएं हैं, चाहे तो पुरानी जो गौशालाएं चला रहे हैं वो, नहीं तो नई संस्था भी कोई बना करके आए, 5-11 लोग संस्था बनाओ और जा करके उनसे करार करो जमीन लेकर के, और पशुधन बाहर से लाके हम वहां रखेंगे और उसके लिए पर्याप्त धन पैसा सरकार देगी। सरकार कभी नहीं छोड़ेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि फिलहाल में गौशालाओं में करीब 35,500 गौवंश हैं। इसी तरह सिसाना गौशाला ने भी 1000 और बाहरी गौवंश को रखने की सहमति दी है। गौशालाओं को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार ने बिजली के बिल को भी 2 रुपए प्रति यूनिट किया है, जो कि पहले 8 रुपए प्रति यूनिट था। उन्होंने गौशालाओं से आह्वान किया कि वो अपने यहाँ दूध, गोमूत्र, गोबर आदि से संबंधित इंडस्ट्री भी लगाने का प्रयास करें। उनसे बने उत्पादों की बिक्री के लिए हरियाणा की सरकार आगे आएगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार साफ सुथरा प्रशासन और गरीबों की सेवा करने के लिए संकल्पित है, जिसमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। सीएम ने सभी से राजनीति से ऊपर उठकर गौ की सेवा के लिए आगे आने के लिए कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।